हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जे ऑनलाइन स्ट्रीम में आप सभी का एक बार फिर मैं जयश्री पटेल तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। भारत का प्रधानमंत्री यह एक ऐसा पद है जो भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। सारे निर्णय, कोई भी निर्णय होगा बिना प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के नहीं हो सकता। हाँ, भारत का राष्ट्रपति जरूर वह संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है जिसमें शक्तियाँ निहित हैं वह भारत में मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। इसलिए सबसे पावरफुल कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, अर्थात से हिंदी में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री थोड़ा इसकी देख लेते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी समय पर कुछ समय ऐसे आया जब भारत का प्रधानमंत्री जो उस पद पर था कहीं जो है ऐसा भी किया कि वह मनमाना पूर्ण बहुमत था तो किया। लेकिन इस पावरफुल व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है? कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, जिसको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान में दामोदर भाई मोदी या नरेंद्र दामोदर मोदी इनका नाम है, तक जो है इसका अध्ययन करेंगे हम। इनके सीरियल, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा इन लोगों का, बीच में और कितने भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनके समय में जो है क्या कुछ घटनाएं घटी, ये भी जानना आवश्यक है। तो पहले हम इनकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं, जिसका उल्लेख हम अनुच्छेद के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद के माध्यम से इसको देखेंगे कि पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए एक मंत्री परिषद हो। भारत का जो राष्ट्रपति होगा इसे सलाह देने के लिए एडवाइस एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे मंत्री परिषद। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में एक बात बताई गई है, क्या क्या लिखा है इसके बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसको सलाह देने के लिए एडवाइस एक मंत्री परिषद होगी, जिसका है प्राइम मिनिस्टर होगा। जिसका है प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया या जिसका सर्वसर्वा प्रधानमंत्री। ये बातें जो है अनुच्छेद 74 में लिखी गई, मूल संविधान में ऐसा लिखा गया। लेकिन यह भी लिखा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य कर सकता है।
समय समय पर परिवर्तन किया गया। 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय जो है 42वां संवैधानिक संशोधन कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। कौन प्राइम मिनिस्टर थी? लेडी महिला या आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की लौह महिला के नाम से जानी जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। इनकी कार्यकाल में जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लाया, जोड़ा गया नया एक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन को हमने पहले भी बताया है कि मिनी संविधान कहा जाता है, छोटा या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत से ऐसे संशोधन किए गए। इसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया 1976 में कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। कहने का मतलब कि सलाह अनिवार्य कर दिया गया। सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य। ऐसा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधन लाया गया संविधान में कि जो राष्ट्रपति होगा भारत का वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा या मंत्रिपरिषद को मानना अनिवार्य होगा राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इसके बाद इस चीज का जो है फायदा उठाया सरकार ने कई जगह, इसका जिक्र हम समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन जो ही सत्ता परिवर्तन हुआ 1977 आई। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई और नई सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में आई, जिसके मुखिया जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार जनता पार्टी की सरकार ने एक नया संशोधन लाया, जिसे 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में नया 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी की सरकार जिसके नेतृत्व करता मोरारजी देसाई। इसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह एक बार जो है किसी भी विधेयक को या किसी भी जो प्रस्ताव होगा उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 की प्रावधान स्पष्ट लिखा गया कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में प्रावधान कर दिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह को या कोई विधेयक मंत्रिपरिषद लाए उसे दोबारा जो है एक बार शब्द लिखा गया, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब भी लोकसभा और राज्यसभा उस सलाह को
उसमें कुछ संशोधन कर दे या वैसे को वैसे दोबारा जो है राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा या उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। ये 24वें संविधान संशोधन में ऐसा जोड़ा गया अनुच्छेद 74। ये हमारे अनुच्छेद 74 की जो है बाकायदा उल्लेख है, ऐसा संविधान में लिखा है। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की आयु क्या और किस अनुच्छेद में और उसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 75 75। अनुच्छेद 75 यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए देखते हैं कि 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 7 इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बातें स्पष्ट लिखी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख क्या इसमें लिखा गया है। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होता है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत क्या योग्यता में चाहिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जो होगा, यहाँ एक चीज देखना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री संसद के 2 सदन, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा का अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन होता है, अस्थायी सदन नहीं, अस्थायी 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है, उनकी प्रक्रिया देख लीजिए, प्रधानमंत्री कैसे बनता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, 5 साल बाद नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय जब चुनाव हो जाता है तब वोटों की गिनती होती है। उसके बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, जो पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है, उसको राष्ट्रपति जो है उसके दल बहुमत दल का नेता चुनने की जो है के लिए कहता। बहुमत दल का नेता बहुमत दल का, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला उसमें से बहुमत दल का नेता चुना जाए, जिसे भारत का जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करे, जिसे भारत का राष्ट्रपति। बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है चुना जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही भारत का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। राज्यसभा का सदस्य भी जो है और लोकसभा का सदस्य, दोनों में से कोई एक सदस्य होना आवश्यक है। अगर दोनों का सदस्य नहीं है, बहुमत दल में जो है उसे चुन लिया, पार्टी ने जो है जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा वोट मिला उसको जो है किसी ऐसे सदस्य को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुना, बहुमत दल का नेता चुना,
जो दोनों का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना, उसी का नाम आ गया, उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों, या तो लोकसभा का सदस्य बनेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनिवार्य। जब बहुमत दल का नेता, अगर वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, बहुमत दल का नेता चुन लिया गया है, पार्टी के लोगों ने जो है इसे चुन लिया, तो 6 माह के अंदर उसे जो है दोनों सदनों को, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो वह उस पद पर, प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा, हट जाएगा, दूसरा चुना जाएगा। बहुमत दल का नेता, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उसे नियुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका भी भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि वही व्यक्ति जो है, अगर वह लोकसभा का सदस्य होगा तो न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष से कम नहीं होगा। तो भारत का प्रधानमंत्री भी न्यूनतम आयु अगर उसकी बताई जाए मौखिक रूप में, तो 25 वर्ष कम से कम। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो 30 अगर राज्यसभा से वह सदस्य है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में वह शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। भारत का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन का उल्लेख स्पष्ट नहीं किया गया, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता के आधार पर ही वह जो है बनता। लोक बहुमत दल का नेता यहाँ पर बताया गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जो होता है वह बहुमत दल का नेता होता है, न कि लोकसभा व राज्यसभा का नेता। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तब तो वह लोकसभा का नेता होगा। अगर वह लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बना, जब लोकसभा से चुनकर आया है, तब वह लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का नेता होगा। अगर राज्यसभा से वह सदस्य चुना गया, अगर राज्यसभा से जो है सदस्य बना है और प्रधानमंत्री पद पर मौजूद है, तो राज्यसभा के जो है राज्यसभा का नेता होगा, न कि लोकसभा का नेता। वह तो प्रधानमंत्री के रूप में जो है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए वह राज्यसभा का नेता होगा। जिस सदन का सदस्य होगा प्रधानमंत्री, उसी सदन का नेता माना जाता है, न कि केवल लोकसभा। अगर लोकसभा का सदस्य रहेगा तो लोकसभा को माना जाएगा, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा का नेता माना जाएगा। लेकिन वह बहुमत दल का नेता माना जाता है, कहा जाएगा बहुमत दल का नेता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जिस दल का रहेगा उसी दल का वह नेता माना जाएगा। अब आइए देखते हैं कुछ भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से जो है सदस्य थे। जैसे नरेंद्र मोदी से पहले जो है राज्यसभा जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, तो वह राज्यसभा के सदस्य थे। 10 साल तक जो है भारत के प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल बिताए, दोनों कार्यकालों में वह राज्यसभा से ही सदस्य थे। कहाँ से थे, ये भी प्रश्न आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते थे, तो वह आसाम से थे। इसके पहले इंदिरा गांधी, वो भी राज्यसभा की सांसद थी या सदस्य थी। और ऐसे
एक नाम और आता है एच.डी. देवगौड़ा, हरधन हल्दी डेडी देवगौड़ा भी भारत में जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे तो राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो कौन व्यक्ति? इंदिरा गांधी। एच.डी. देवगौड़ा, पूरा नाम हरधन हल्दी डेडी देवगौड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही पॉपुलर नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इससे एक सुविख्यात अर्थशास्त्री भी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और भारत के 2 कार्यकाल तक जो है पूरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इतना कुछ था। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 77 पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम राष्ट्रपति की चर्चा क्यों कर, प्रधानमंत्री पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो राष्ट्रपति चर्चा क्यों कर? क्योंकि ये जो संबंध है अनुच्छेद 75, 74, ये सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कि आपसी संबंधों से संबंधित सब उल्लेख इसमें किया गया, संबंधों का उल्लेख किया गया, इसलिए दोनों की बातें करना यहाँ जरूरी है। यहाँ पर ये बताया गया है अनुच्छेद 77 में बताया गया कि संघ सरकार के सारे कार्य या संघ की कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, जिसमें संघ सरकार के सभी कार्य कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, जिसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जब नियुक्त कर लिया जाता है तो उसके बाद सभी विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि भारत का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उसके सलाह पर जो है किया जाता है, उसकी इच्छा अनुसार बंटवारा, विभागों का बंटवारा किया जाता है। विभागों का आवंटन किसके आदेश पर? प्रधानमंत्री करता है विभागों का, कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन सा मंत्री बनाया जाए, यह प्रधानमंत्री का विवेक पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री का जो विशेषाधिकार है। और विभागों का आवंटन संबंधी जो नियम है आवंटन संबंधी नियम, बंटवारा तो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाता है कि किस विभाग को कौन सा कार्य करना होगा, कैसे कार्य किया जाएगा, यह बात जो है राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार दिया गया है, ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति। लेकिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की विवेक पर निर्भर करता है, उसे उसका विशेषाधिकार बताया गया है। और भारत का प्रधानमंत्री, एक चीज यहाँ और बता देना,
आवश्यक है कि भारत का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है, विभागों का अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसकी सलाह पर करेगा किसको कौन सा विभाग मिले। तो प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में जो है मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। इसको थोड़ा देख लीजिए। मंत्रिपरिषद पहले भी अनुच्छेद 74 मैंने बताया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो। मंत्रिपरिषद का शब्द का जो उल्लेख किया गया, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के कौन कौन से मंत्री आएंगे और उनका बंटवारा कैसे होगा यह देखिए। मंत्रिपरिषद का जो गठन हो जाता है प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा? प्रधानमंत्री जो है वह अपने उस बहुमत दल में से, जिसको प्रधानमंत्री जिस दल ने बहुमत दल ने चुना, उस बहुमत दल में से जो है अपने पार्टी में से जो है 3 स्तर पर मंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। 3 प्रकार से जो है मंत्रिपरिषद को बांटा जाता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट को मिलाकर जो है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का मतलब जिसमें प्रधानमंत्री की बहुत करीबी व्यक्ति होंगे, बहुत मुख्य विभाग होंगे, सारे निर्णय जो है इसी कैबिनेट मंत्री के आदेश पर ही होंगे। कैबिनेट मंत्री ही जो होता है सर्वसर्वा होता है, इसी के निर्णय से पूरा शासन प्रशासन चलता है। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, और उप मंत्री भी कैबिनेट के अधीन होता है। लेकिन उप मंत्री जो होता है इसके भी अधीन होगा और इसके भी अधीन होगा, राज्य मंत्री के भी अधीन होगा। कभी कभार जो है ऐसा होता है कि कुछ विभाग जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को नहीं देते हैं, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया, स्वतंत्र प्रभार कह दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार। जब कैबिनेट कुछ विभाग जब कैबिनेट मंत्री उसके नहीं होते हैं तो राज्य मंत्री उसकी देखभाल करते हैं, जिसे स्वतंत्र प्रभार। सारे जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को सारे जो सुविधाएं मिलती हैं कैबिनेट मंत्री के स्तर की ही मिलती हैं, लेकिन नाम केवल राज्य मंत्री का होता है। स्वतंत्र प्रभार लगा रहता है तो समझ लीजिए कि कैबिनेट स्तर का ही मंत्री है। यहाँ पर स्पष्ट कैबिनेट का उल्लेख नहीं होता है, इसलिए राज्य मंत्री की देखरेख में होता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री आता भी है ऐसे लिख करके कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री भरा। तो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट के मिला करके कैबिनेट मंत्री बनते हैं। सारे निर्णय जो है वह कैबिनेट मंत्री की सलाह पर ही होते, सारे निर्णय जो कैबिनेट के भी इशारे पर होते हैं। तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का जो है या मंत्रिमंडल इसे एक नाम दिया गया है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है या कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में मूल संविधान में नहीं किया गया, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। इसका उल्लेख केवल एक जगह पर संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद
352 में एक जगह केवल लिखा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री शब्द का कहाँ तो 352 में भी किया गया है और 74 में किया गया है, 75 में किया गया है तथा 78 में जो है प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 78 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पर चर्चा की जाए और अनुच्छेद 78 को छोड़ दिया जाए यह संभव नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री का उल्लेख होगा तो अनुच्छेद 78 का उल्लेख करना आवश्यक होता है। आइए अनुच्छेद 78 देखते हैं। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख किया गया है। 3 बातों का उल्लेख किया गया है और कौन कौन सी बातें हैं? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री की संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। बहुत बार पूछा गया प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कि संवैधानिक दायित्व क्या है प्रधानमंत्री का, उसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है, जिसमें यह बताया गया है 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह भारत के प्रधानमंत्री से भारत सरकार के कार्यपालिका एवं व्यवस्था के संबंधी अथवा शासन प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। पहली बात, जो प्रेसिडेंट होगा भारत का राष्ट्रपति वह शासन प्रशासन या संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री से कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। और क्या कर सकता है? दूसरी बात है कि विधि निर्माण संबंधी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। विधि निर्माण की संसद में कैसी प्रक्रिया बनाई जा रही है, कानून संबंधी क्या प्रक्रिया है, कौन सा कानून बनाया जा रहा है, इस पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से परामर्श मांग सकता है या सलाह मांग सकता है। पहला, शासन प्रशासन संबंधी जानकारी, कैसे शासन चलाया जा रहा है, क्योंकि सर्वे तो वास्तविक प्रधानमंत्री है, संवैधानिक प्रधान जो है या ध्वज मात्रक राष्ट्रपति है, तो वह राष्ट्रपति जो है पूछ सकता है कि कैसे सरकार में आप हैं तो कैसे चल रहा है शासन प्रशासन, और विधि निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जो है अगर किसी मंत्री ने सदन में या संसद में अकेले कोई निर्णय ले लिया है तो उस पर अगर सामूहिक चर्चा कराना आवश्यक है तो किसी विषय विशेष पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकता है। तो किसी विषय पर
मंत्रिपरिषद से सामूहिक चर्चा कराने की बात प्रधानमंत्री से कह सकता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद में या संसद में किसी विषय पर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वह बातें हैं तो उस पर जो है सामूहिक चर्चा कराने के बाद कह सकता है कि किसी भी अगर किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय लिया है कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी सामूहिक चर्चा की संसद में अपनी बात आकर रखे वहाँ चर्चा होनी आवश्यक है। बात होना आवश्यक है तो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से कह सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में कहा गया। तो यह प्रधानमंत्री के संबंध में दायित्वों का उल्लेख करता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का भी उल्लेख करता है। दोनों के भी तालमेल कैसा होना चाहिए, कैसा हो, इसका भी उल्लेख करता है। और भारत का प्रधानमंत्री क्या करता है, उसका क्या कार्य है? भारत का प्रधानमंत्री अनुच्छेद 263 के अनुसार आर्टिकल 263 के अनुसार कि सभी राज्यों में अंतर्राज्यीय परिषद जिसका अध्यक्ष की अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होगा वह भारत का प्रधानमंत्री होगा। सभी राज्यों को मिलाकर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 263 में इस बात का उल्लेख किया गया है जिसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। पदेन अध्यक्ष ये बार बार शब्द आया है। इसके पहले भी हमने बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर भी पदेन अध्यक्ष आया। पदेन अध्यक्ष का मतलब कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वह मंत्री पर अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होगा। एक साथ दो बार प्रधानमंत्री पद पर भी रहेगा और साथ साथ वह अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष रहेगा। और क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री इसके पहले राष्ट्रीय विकास परिषद थी, अब उसे नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आज का वीडियो बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखें तभी जो है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें तथा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को जो है शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए आगे वीडियो आता रहेगा और आप लोगों को जो है जहाँ कहीं भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर करें।